हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी ग्रुप स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर में हम धातु तथा अधातु के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ऐसे तत्व जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह और ऊष्मा का प्रवाह होता है उन्हें धातु कहते हैं, जैसे लोहा, सोना, जिंक, लेड आदि। तो फ्रेंड्स, जो तत्व विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक हैं उन्हें धातु कहा जाता है। धातु के गुण, फ्रेंड्स इसकी ट्रिक है अभी तक चमक। आज से अधातुवर्धनीय, सभी धातुएं अधातुवर्धनीय होती हैं। भंगुर, सभी धातुएं भंगुर होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं, धातुओं में कठोरता होती है, धातुओं में चमक होती है, धातुएं चालक होती हैं विद्युत की, और धातुओं से मिश्र धातु बनाई जाती है। फ्रेंड्स, अब है अधातु। अधातु में है आ प्लस धातु, अर्थात जो धातु नहीं है। ऐसे तत्व जिनमें विद्युत प्रवाह नहीं होता है और ना ही ऊष्मा प्रवाह होता है, तो उन तत्वों को अधातु कहते हैं। जैसे कार्बन, आयोडीन, H2, O2, N2 आदि। इनमें ना तो विद्युत का प्रवाह होता है और ना ही ऊष्मा का प्रवाह होता है। अधातु के गुण याद करने की फ्रेंड्स ट्रिक है अधातु चटकेगी। आज से अधातुवर्धनीय नहीं होती हैं, तन्य नहीं होती हैं, इसमें चमक होता है, ये टूटती हैं अर्थात ये भंगुर हैं। का से कुचालक, अर्थात अधातुएं कुचालक होती हैं और गैस रूप में अधिकतर अधातुएं होती हैं। फ्रेंड्स, धातुओं के भौतिक व रासायनिक गुण को नए संशोधित पाठ्यक्रम में हटा दिया गया है, इसलिए हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती, अर्थात सभी धातुएं परस्पर समान रूप से अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातुओं की क्रियाशीलता के क्रम को व्यवस्थित करना ही सक्रियता श्रेणी है। जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है सक्रियता श्रेणी, तो अगर हम बाएं से दाएं चलेंगे तो तत्वों की अपक्रियाशीलता घटते क्रम में होगी, और दाएं से बाएं चलेंगे तो तत्वों की अपक्रियाशीलता बढ़ते क्रम में होगी। तो फ्रेंड्स, ये जो टेबलेशन शीट है इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इस पर। तो फ्रेंड्स, तत्वों की अपक्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, इसको इस चार्ट से मिलाते हैं। पहले तो के सबसे पहले आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद Na को आना चाहिए, Na जबकि यहाँ पर बाद में है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो बी नंबर पर हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर Na जो है आया है, उसके बाद Mg है, Mg भी है, और फिर आना चाहिए इसको Al को या Zn को, जबकि यहाँ पर K जो है सबसे पहले है और K यहाँ पर बाद में है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं सही है। अब फ्रेंड्स सी नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर इधर है घटते क्रम में और इधर ये दोनों दिए गए हैं बढ़ते क्रम में। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि सी नंबर के यहाँ पर जो है सबसे पहले है और यहाँ पर सबसे पहले है, और उसके के बाद में फिर क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, के बाद में यहाँ पर कोई दूसरा तत्व आना चाहिए, जबकि ये के बाद में Ca आया है यहाँ पर, उसके बाद फिर Mg है, Mg के बाद Na है, तो ये गलत ऑप्शन दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब डी नंबर पर चलते हैं। डी नंबर में सबसे पहले तत्वों की अपक्रियाशीलता जो है बढ़ते क्रम में देखते हैं, तो यहाँ पर है सबसे पहले Mg। तो फ्रेंड्स यहाँ पर Mg है, उसके बाद है Ca, तो Ca भी दिया गया है, उसके बाद है Na भी दिया गया है, फिर है लास्ट में K। तो यानी कि तत्वों की अभिक्रियाशीलता जो है वो बढ़ते क्रम में दी गई है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन सही है, तो इस पर हम कर देते हैं टिक। अब क्रियाशीलता को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपक्रियाशीलता को, यहाँ पर फेरस है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम और Hg, Zn, Au। अब इसमें फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि इनका जो है बढ़ता क्रम क्या है। तो यहाँ पर फेरस है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले जो है हमारा बढ़ता क्रम दाएं से बाएं को जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए,
सबसे एयू आना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एयू है और एयू को हम यहाँ से निकाल के रख देते हैं। उसके बाद है एजी, तो एजी तो इसमें दिया गया नहीं है। उसके बाद है एचजी, तो एचजी दिया गया है तो एचजी को रख देते हैं। फिर उसके बाद है सीयू, सीयू भी नहीं दिया गया है। एच है, एच भी नहीं है। पीबी, पीबी भी नहीं है। एफई, तो फ्रेंड्स एफई है तो एफई को हम उठा के रख देते हैं। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ जेडन, तो जेडन दिया गया है तो जेडन को हम रख देते हैं। उसके बाद है एयल, तो एयल नहीं दिया गया है। एमजी, एमजी दिया गया है उसको रख देते हैं। फिर लास्ट में है के, तो के को हम उठा करके रख देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स एयू, एचजी, एफई, जेडन, एमजी के ये बढ़ते क्रम में लिख जाएगा। तो फ्रेंड्स उसी तरह से अब क्रियाशीलता को घटते क्रम में लिखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अब क्रियाशीलता को घटते क्रम में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम घटते क्रम में लिखना है तो हमको बाएं से दाएं की तरफ जाना होगा। तो सबसे पहले के लिखना है हमको, तो के लिख लिए हैं। उसके बाद एन ए लिखना है, तो एन ए इसमें दिया नहीं गया है तो सी ए देखते हैं, सी ए भी नहीं है। एम जी, एम जी दिया गया है उसको लिख लिए। ए एल वो भी दिया गया है। फिर जेड एन नहीं दिया गया है उसको छोड़ देते हैं। एफ ई दिया गया लिख लेते हैं। फिर उसके बाद है पी बी, वो नहीं दिया है। एच सी यू ये भी नहीं दिया गया है। एच जी ये भी नहीं है। फिर ए जी को लिख लेते हैं। सबसे लास्ट में जो है ए यू दिया गया है तो हम लिख लेते हैं ए यू सबसे लास्ट में। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप क्रियाशीलता को आप घटते क्रम में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स फिर है मिश्र धातुएं। मिश्र धातुओं की फ्रेंड्स जो ट्रिक है वो है पीतल जैसे। तो पीतल को आपको कैसे याद करना है, पिताजी। इसमें पीतल जो है वो तांबा और जस्ते से मिलकर के बनी हुई है। फिर है सोल्डर, सोल्डर धातु सोले टी, यानी कि सोल्डर जो है वो लेड और टी से टिन से मिलकर के बनी हुई है। तो फ्रेंड्स उसी तरह से है कांसा, कांटी, तांबा, यानी का से कांसा हो जाएगा, टी से टिन हो जाएगा और तांबा से तांबा हो जाएगा। यानी कांसा याद करने की ट्रिक है कांटी, तांबा। फ्रेंड्स फिर है जर्मन सिल्वर। इसको याद करने का फार्मूला है नीता जी, यानी नी से निकेल हो जाएगा और ता से तांबा हो जाएगा, जी से जिंक हो जाएगा। यानी जर्मन सिल्वर निकेल, तांबा और जिंक से मिलकर के बना हुआ है। फ्रेंड्स अब आते हैं धातु कर्म क्या होता है। विभिन्न भौतिक व रासायनिक प्रक्रमों द्वारा अशुद्ध अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधियों को धातु कर्म करते हैं। अर्थात अशुद्ध अयस्क से हमको किसी भी प्रक्रम या किसी भी विधि का प्रयोग करते हुए शुद्ध धातु अगर प्राप्त कर लेते हैं तो वही धातु कर्म होगा। तो इसकी 3 विधियां हैं फ्रेंड्स। अयस्क का हम सबसे पहले सांद्रण करते हैं, फिर उसमें से धातु का निष्कर्षण करते हैं और उसके बाद धातु का शोधन करते हैं, तब जा कर के हमको शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स अयस्क का सांद्रण, इसमें सबसे पहले अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को हथौड़े से तोड़कर छोटे छोटे कर लिया जाता है। उसके बाद मिट्टी, बालू, चूना, पत्थर जैसी अशुद्धियों को, यानी जिनको अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं, उनको दूर किया जाता है। फिर पीसे हुए अयस्क से अशुद्धियाँ दूर करना, उनके लिए फेन प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि अपनाई जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स अयस्क का सांद्रण हो जाता है। अयस्क का सांद्रण होने के बाद धातु का निष्कर्षण, उसके लिए हम सबसे पहले करते हैं निस्तापन, यानी कि जो भी हमारा अयस्क से धातु प्राप्त होता है उसको गर्म करके उसमें की कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 और अपद्रव्य को हम हटा देते हैं वाष्प के जरिए। तो फ्रेंड्स निस्तापन करने के बाद फिर आता है भर्जन। इसमें सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य किसी पदार्थों के साथ मिलाकर के उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। फिर उसके बाद आता है प्रगलन। जो अशुद्धियाँ नहीं घुलती हैं उन अशुद्धियों को गला करके हम हटाते हैं, तो उसको कहते हैं प्रगलन। गालक, अयस्क को उच्च ताप पर गलाने वाले पदार्थ मिला करके जब गलाए जाते हैं तब उसको कहते हैं गालक। अब फ्रेंड्स है धातु निष्कर्षण होने के बाद धातु का शोधन किया जाता है। धातु का शोधन धातु निष्कर्षण से प्राप्त प्रायः अशुद्ध धातु होती है, अतः इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है।
जो कि विधियाँ अपनाई जाती हैं विद्युत अपघटनी, द्रवण विधि, आसवन विधि और खरपरण विधि। अब फ्रेंड्स इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कमरे के ताप पर द्रव होती है वो है मरकरी धातु अर्थात Hg। ऐसी धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है वह है सोडियम। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? चांदी है, यानी कि सिल्वर। ऊष्मा की कुचालक धातु कौन सी है? तो वो है लेड। कमरे के ताप पर द्रव होती है वह है ब्रोमीन अधातु। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कमरे के ताप पर जो है द्रव होती है, यहाँ पर धातु का नाम दिया गया है, और यहाँ कमरे के ताप पर द्रव होती है वो अधातु का नाम दिया गया है। जय हिंद फ्रेंड्स।